हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विद्या प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री से ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां, जो ब्रिटिश के टाइम पे जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी नीतियां थी, उनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं एनसीईआरटी सार संग्रह में, उनको डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। तो आज हम इसके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके जो वन लाइनर क्वेश्चंस टाइप से हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। वनडे जो एग्जाम होते हैं, जो वन लाइनर जो एमसीक्यू जो जीके होती है ना, जो वनडे एग्जाम होते हैं, जितने भी वनडे एग्जाम है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला है, अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो 1765 में कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी। और 1764 में एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? तो वो था बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बक्सर के युद्ध के बाद ये जो संधि हुई थी 1765 में, इलाहाबाद की संधि, इस इसके बाद अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण हो गया था, मतलब वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण भारत पे हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू कर दिया था? द्वैध शासन यानी कि द्विशासन। ठीक है, द्वैध शासन लागू करने का श्रेय जाता है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना, वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था? देखिए, लागू करने वाला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। समाप्त करने वाला कौन था? तो ये अपना वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। और समाप्त कब हुआ था ये? तो 1772, ये ध्यान रखिएगा। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता, जो न्यायपालिका है, जो आज की डेट में, उसकी सेवा का भारत में जन्मदाता कौन था, मतलब लागू करने लाने वाला कौन था भारत में? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसने द्वैध शासन को समाप्त किया था। ध्यान रखिएगा। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। कब? 1773 के अंतर्गत आया था। वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी इसी एक्ट के थ्रू। चलिए, स्थापना की गई थी। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे। तो ये कह दी कि भारत के जो अंग्रेजों के टाइम, जो ब्रिटिश टाइम में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज कौन थे, न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे एलिजा इम्पे। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना, भारत में पुलिस सेवा, ठीक है, और सिविल सेवा को का जन्मदाता किसे माना जाता है? वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो सिविल सर्विस है, आज सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं, तो भारत में सिविल सर्विसेज लाने का, ठीक है, जन्मदाता किसको माना जाता है, श्रेय किसका दिया जाता है? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी यानी इंडियन सिविल सेवा सर्विस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? तो वो था सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि यहां से आपका जो आईसीएस प्रथम भारतीय अधिकारी कौन था इंडियन सिविल सर्विस का प्रथम? तो ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, 1863 में बने थे। देखिए, क्वेश्चन में भी आंसर छुपा हुआ है, तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग, ठीक है, लोक सेवा संबंधी आयोग, ये कौन कौन से थे? तो पहला आयोग था ये एचिंसन आयोग। कब आया था? 1886। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ, उसके एक साल बाद आया ये। उस टाइम गवर्नर कौन था? तो उस टाइम गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। फिर आया इस्लिंगटन आयोग, ये 1912 में आया। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, सेकंड था ये लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, फिर आया ली आयोग। ली आयोग 1923 में आया था। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ली आयोग किससे संबंधित है? तो यह लोक सेवा यानी, ठीक है, सिविल सेवा। और इस टाइम
ये कब आया था? 1923 में। और लॉर्ड रीडिंग थे इस टाइम। कौन? गवर्नर जनरल। ठीक है, चलिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, जो आज यूपीएससी के नाम से जानते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, का गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो वो था ली आयोग। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी गया है। ली आयोग 1923 में आया था। ठीक है, चलिए। ये है भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? स्थायी बंदोबस्त, ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्लास में हम स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। कौन थे गवर्नर जनरल, कब आया था ये, ठीक है, और क्या था इसकी मतलब जो भी विशेषताएं थी। चलिए, तो ये भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली, ठीक है, सहायक संधि किसने? लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि जो थी वो किसने शुरुआत की थी? तो वो था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। ये साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी, सहायक संधि की। ठीक है, चलिए। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो वो था हैदराबाद। हैदराबाद का निजाम था, उसने पहले सहायक संधि स्वीकार की थी 1798 ईस्वी में। ठीक है, व्यक्ति व्यपगत का सिद्धांत यानी राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इसको बोलते हैं, ठीक है, को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो वो था लॉर्ड डलहौजी। ये हड़प की नीति थी, जिसमें जैसे कि जो भी राज्य था उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो उस राज्य को ये ब्रिटिश साम्राज्य में उसका विलय कर लेते थे, मतलब उसको हड़प लेते थे एक तरह से। इसीलिए इसको हड़प की नीति को कहा गया, इसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे 1849 में ब्रिटिश शासन ने पंजाब का विलय हुआ। पंजाब का विलय कब हुआ था? 1849 में। इस समय डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था। तो डलहौजी का टाइम पीरियड देख लीजिए, 48 से 1856। इसी के बाद जो ये हड़प की नीति थी, इसी के कारण यहाँ पे झांसी की रानी थी, उन्होंने अपना झांसी देने से मना कर दिया था, इसलिए वहाँ पे लड़ाई हुई थी। इसीलिए लोग 1857 में देखना बहुत सारी रियासतों ने भी साथ दिया था, जिन्होंने भी जो अंग्रेजों के साथ नहीं मिलना चाहते थे उन्होंने भी विद्रोह में भाग लिया था। चलिए फिर और इम्पोर्टेंट देखते हैं कुछ। देखिए, राज हड़प की नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उस राज्य का उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं होगा। देखिए, जिसका उत्तराधिकारी नहीं है, अगर वो चाह रहे हैं कि मैं गोद लेके किसी और को अपना राज्य दे दूं तो नहीं होगा, वो फिर उसको लेने का अधिकार नहीं था। ठीक है, चलिए। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? तो आउट्रम रिपोर्ट। ठीक है, आउट्रम रिपोर्ट। चलिए, अब देखिए कुछ ये हड़प की नीति के द्वारा अधिग्रहित किए गए राज्य। हड़प की नीति थी तो सतारा को किया गया कब? 1848 में। जैतपुर को 1849 में, संभलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और अवध को 1856 में। ये अधिग्रहित किए गए राज्य थे। ठीक है, चलिए। ये है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता। ठीक है, यानी कि मास्टरली इनएक्टिविटी की नीति किससे संबंधित है? तो वो है जॉन लॉरेंस। किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस। ठीक है, नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसके शासनकाल में जो ईस्ट इंडिया का जो कंपनी का शासन था वो समाप्त हो गया
अब ये सीधा यहाँ की सत्ता जो चली गई सीधा सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। ब्रिटिश क्राउन अब यहाँ के जो भी प्रशासन था या जो भी राजनीतिक थी, जो गतिविधियां थी, सब वही देखता था, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन। चलिए 1861 में भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? तो वो था लॉर्ड कैनिंग, ठीक। राज उपाधि अधिनियम 1876 में आया, राज उपाधि देने का, ठीक है। इसको पारित करके महारानी विक्टोरिया थी, उस टाइम रानी थी इंग्लैंड की, को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई, ठीक है, कैसरे हिंद। अब देखो लॉर्ड रिटन के कार्यकाल में आपातकाल आयोग का गठन किया गया। स्ट्रेची आयोग किस किस अकाल आयोग का गठन किया गया था? तो वो था स्ट्रेची आयोग। कब हुआ था ये? 1880। भारत में प्रथम अकाल आयोग आया था, ये 1880 में आया था। स्ट्रेची आयोग था, प्रथम आयोग था ये अकाल आयोग, ठीक है। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आया था, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में स्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। देखिए लॉर्ड लिटन था और ये लॉर्ड रिपन है, ठीक है, तो इन दोनों का ध्यान रखिएगा। लॉर्ड रिपन को स्थायी स्वशासन का जनक माना जाता है, ठीक है। अब देखिए ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार नेपाल में कब किया गया? 1816 में। उस टाइम गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय कौन था? तो वो था अपना हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। सिंध को किया गया 1843 में, लॉर्ड एलेनब्रो, ठीक है। भूटान 1865 में, लॉर्ड लॉरेंस उस टाइम थे। बर्मा 1885 में, लॉर्ड डफरिन। देखिए जो लॉरेंस और ये डफरिन है ये वॉइसरॉय थे, और ये जो थे इससे पहले वाले ये दोनों गवर्नर जनरल थे। तो हुआ ये था 1857 में रिवोल्ट हुआ था, जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, एक मतलब आंदोलन हुआ जो, उसमें उसके बाद जो इनकी पोस्ट थी गवर्नर जनरल की, इनका नाम चेंज कर दिया गया। उसके बाद जब ये खत्म हुआ उसके बाद नाम चेंज करके इनका नाम वॉइसरॉय कर दिया गया, ठीक है। तो 1857 के बाद जो भी आएगा वो गवर्नर जनरल नहीं होगा, वो वॉइसरॉय होगा, और 1857 से पहले जो होगा वो होंगे गवर्नर जनरल, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।